नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अब काफी हद तक कम हो गया है। कोरोना के केस घटने के बाद अब दिल्ली में रियायत देने की तैयारी है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में राजधानी में टोटल लॉकडाउन लगाया गया था, जो सोमवार से अनलॉक की ओर बढ़ेगा। हालांकि कोरोना से जुड़ी पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी, लेकिन बाजार और दफ्तरों समेत कई क्षेत्रों में अब छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से होने वाले अनलॉक का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेताया कि इस ढील के बीच हमें सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि कोरोना का खतरा राजधानी में फिर से ना फैल सके। राजधानी पर कोरोना की मार और इससे मची अफरा तफरी। करीब 2 महीने दिल्ली का हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के साथ सरकार भी चिंता में आ गई। अब जब राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो सरकार ने तमाम सख्तियों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से कुछ पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक इलाके में। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली जो अनलॉक होगी उसमें एक बार फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की तमाम दुकानों पर। आपको नजर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी से दुकानों के बाहर ऑड इवन फॉर्मूला के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, ताकि सोमवार से जब दिल्ली अनलॉक हो तो सिर्फ ऑड नंबर के या इवन नंबर के दुकानदार ही दुकान खोलने के लिए आए। ये एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारियों को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे, और उसी के साथ साथ जो निजी दफ्तर हैं वहां पर भी 50% की आबादी के साथ कारोबार जो है वो शुरू हो सकेगा, काम शुरू हो सकेगा। थम पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार सुबह से फेरे लगाना शुरू कर देंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज हुए,
जबकि आज यानी 5 जून को नए मरीजों की संख्या सिर्फ 414 है। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत दर्ज हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है? तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों की छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे अरसे तक कोरोना से निपटने का तरीका नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़-भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता दिखानी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। अब दिल्ली वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा अगर रियायतों के साथ ढील दी जा रही है। तो जल्दी से आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए के 100% अफसर काम कर पाएंगे आराम से, यह बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। वहीं ग्रुप बी का स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, यानी कि जितने भी राजधानी दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस हैं वहां पर भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही वहां के कर्मचारी अधिकारियों को जाने की इजाजत होगी। जबकि अगर मॉल की बात करें, राजधानी दिल्ली में जो मॉल है उनको ऑड इवन के हिसाब से खोला जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जबकि आम बाजार की दुकानें हर रोज की तरह खुला करेंगे। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें और मास्क जरूर पहने। रियायतें जरूर दी जा रही हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैसे सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने वाले कई राज्यों ने भी अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र ने तो अनलॉक के लिए बाकायदा 5 लेयर का प्लान तैयार किया है, ताकि धीरे धीरे कर लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। वहीं यूपी के 2 और जिलों में भी आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। कुछ समय पहले तक कोरोना की मार से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र से भी राहत भरी खबर आई है। महाराष्ट्र में केस कम होने के बाद अब उद्धव सरकार ने राज्य में अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, जो सोमवार यानी 7 जून से लागू होगी। इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है, ताकि धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाए। पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक का ये 5 लेवल प्लान क्या है और ये कैसे लागू होगा, पहले इसे समझना जरूरी है। लेवल 5 का मतलब है कि इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। इस प्लान का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को बनाया गया है, यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। लेवल 1 जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25% से कम है। लेवल 2 पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 25 से 40% के बीच है। लेवल 3 पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% और ऑक्सीजन बेड 40% से अधिक खाली। लेवल 4 पॉजिटिविटी रेट 10% से 20% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 60% से ज्यादा खाली। जबकि लेवल 5 में पॉजिटिविटी रेट 20% और ऑक्सीजन बेड 75% से अधिक खाली होने चाहिए। 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है।
सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं। पहले लेवल में ठाणे समेत महाराष्ट्र के 18 जिले शामिल हैं, जिसमें सभी दुकानें, मॉल और दफ्तर सोमवार से खुल जाएंगे। वहीं राजधानी मुंबई दूसरे लेवल में है, वहां सोमवार को दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन मॉल और थिएटर अभी आधी क्षमता से काम करेंगे। तीसरे लेवल में शामिल शहरों में जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। वहीं चौथे लेवल के इलाकों में अभी धारा 144 लागू रहेगी, जबकि आखिरी यानी 5वें लेवल के इलाकों में सख्ती पहले की तरह बनी रहेगी। यहां बिना ई पास कोई घर से निकल नहीं पाएगा। साथ ही जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ वीकेंड पर खुलेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक करने को लेकर भी भ्रम की स्थिति बन गई थी। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक करने का ऐलान कर दिया था, जिसे लेकर पूर्व सीएम फडणवीस ने सरकार पर तंज कसा। अनलॉक के संदर्भ में जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट कर दिया, उससे लोगों में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि चलिए अनलॉक हो गया। और शाम को सीएम ऑफिस ने कहा कि अनलॉक नहीं हुआ है, अभी 5 स्टेप्स में अनलॉकिंग हम कंसीडर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम है। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। बोलने की मनाही किसी को नहीं है, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर कम से कम या तो सीएम साहब बोले, सीएमओ बोले, या फिर वो जिनको चयनित करे। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। यूपी के 2 और जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया। बुलंदशहर और बरेली भी अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हैं, यानी अब प्रदेश के 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1100 केसेस आए हैं और उसके चलते अब उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 67 ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि वहां पर अब आवागमन शुरू हो गया है। हालांकि जहां पर ये चीजें होनी है वहां पर एक्टिव केसेस 600 से कम होंगे, ये वहीं पर लागू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। और अनलॉक की प्रक्रिया में भी वीकेंड लॉकडाउन यानी कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा और जिस दिन खुला भी रहेगा उस दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की ही छूट दी जाएगी। तो लखनऊ, वाराणसी जैसे कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी भी अनलॉक नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 600 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालात अब तेजी से सुधर रहे हैं और कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। करीब 2 महीने तक कोरोना की मार झेलने के बाद अब कई राज्यों में संक्रमण काफी कम हुआ है। ऐसे में सरकारों की कोशिश है कि सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर पाबंदियों को कम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। मुंबई से मुस्तफा शेख और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में अनलॉक को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसके हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में औरंगाबाद, भंडारा, धुले, जलगांव, नासिक और ठाणे जैसे जिलों को शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरे चरण में मुंबई का नंबर आता है। इसके अलावा अमरावती और हिंगोली जैसे जिलों को भी दूसरे चरण में खोला जाएगा। ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो ट्विटर ने आईटी नियमों की अनदेखी की
और आज हद पार करते हुए उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट के साथ ही ट्विटर ने ऐसी ही छेड़छाड़ की। सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर ने सभी अकाउंट का ब्लू टिक तो बहाल कर दिया है, लेकिन इस हरकत से अब सरकार और ट्विटर के बीच आर पार जैसे हालात बन गए हैं। भारत में ट्विटर की चिड़िया फिर से फड़फड़ाने लगी है। इसका शोर फिर से तेज हो गया क्योंकि भारत सरकार के नया कानून की नजर उसे शायद चुभने लगी है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की नई किस्त सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा गया है। ताजा नोटिस में सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि ट्विटर या तो नियम माने या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल काफी समय से चले आ रहे इस विवाद में तड़का उस वक्त लगा जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, यानी वो अकाउंट अनवेरिफाइड करार दे दिया गया। हालांकि जब बवाल मचा तो ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का वेरिफिकेशन बहाल कर दिया। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने सफाई दी कि वेंकैया नायडू का अकाउंट काफी समय से लॉगिन नहीं हुआ और ट्विटर नियम के तहत ब्लू टिक हटाया गया। सरकार ने कई बार साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत का कानून मानना ही होगा। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संघ के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट से भी ट्विटर ने खिलवाड़ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक हटा दिया गया है। संघ के दूसरे बड़े नेताओं के अकाउंट भी इस दायरे में आए हैं। इसमें संघ के सरकारवाह सुरेश जोशी, सहकारवाह सुरेश सोनी और सह सरकारवाह अरुण कुमार शामिल हैं। हालांकि विवाद और सरकार की सख्ती के बीच ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख और बड़े नेताओं के अकाउंट पर ब्लू टिक फिर से बहाल कर दिया, लेकिन अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर ट्विटर की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे, तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी। उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हालांकि ट्विटर की दलील है कि जिन लोगों का अकाउंट काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं होता, उनके अकाउंट से एक तय समय के बाद ब्लू टिक हट जाता है। हालांकि 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी नियमों में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और अब नए नोटिस का हंटर इस विवाद को और आगे ले गया है। आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। एक तरफ दिल्ली अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले दिल्ली सरकार की योजना घर घर राशन रद्द होने पर बवाल हो गया है। घर घर राशन योजना रद्द होने पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बारे में बाकायदा बयान जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उपराज्यपाल ने 2 वजहों से हमारी जो फाइल थी घर घर योजना को लेकर उसको वापस कर दी है। दिल्ली में घर घर राशन योजना रद्द होने पर बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से बयान जारी किया गया है। आगे क्या होगा ये देखना रहेगा। उधर कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों तक फ्री मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए आज तक ने एक मुहिम शुरू की है। डॉक्टर्स, नर्स और दवाओं के साथ चलते फिरते आज तक कोरोना क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई। फिलहाल यूपी और बिहार में आज तक कोरोना क्लिनिक जरूरतमंदों को अपनी सेवा देगा।
पूरा देश इस वक्त कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है, लेकिन महामारी को हराने के लिए आज तक ने एक खास पहल की है। यूपी और बिहार में महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों तक फ्री डॉक्टरी सेवा और जरूरी मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए चलते फिरते आज तक कोरोना क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई। आज तक कोरोना क्लिनिक में डॉक्टर और दवाओं के साथ साथ रैपिड टेस्टिंग और ऑक्सीजन की भी सुविधा है। आज तक हमेशा अपने दर्शकों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाता रहा है। हम चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोगों को सही खबरें मिले, तेजी से खबरें मिले, उनके सरोकार की खबरें मिले। अब हमारी कोशिश ये भी है कि इस समय, इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को देखें, उनके लिए कुछ हम कर पाएं। इसी कोशिश के तहत हम लोग ये गाड़ियां भेज रहे हैं और ये इसमें खास जोर हमारा जो है वो टेस्टिंग पे होगा। हम चाहते हैं कि गांव के लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो और ताकि जो भी मामला अभी वेव्स लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि ये टेस्टिंग के जरिए यदि और जो एक तरह से माहौल पहले से पता चल जाए कि गाँव की स्थिति ठीक है। आज तक कोरोना क्लिनिक की ये मुहिम 1 महीने तक चलेगी, जिसमें हमारे मेडिकल पार्टनर हैं डॉक्टर्स फॉर यू। आज तक कोरोना क्लिनिक में डॉक्टरों के साथ नर्स भी मेडिकल सुविधा के लिए हर वक्त मौजूद है। ये जो सारी मोबाइल क्लिनिक बनाए गए हैं, इसमें डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से डॉक्टर्स और नर्सेज भी रहेंगे और जैसे आपने दिखाया दवाइयां भी रहेंगी और इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मकसद साफ है, कोरोना महामारी को हराने के लिए आज तक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति दृढ़ संकल्प है। तमाम वो जरूरी सामान जो कि इस वक्त लोगों को जिसकी जरूरत है, कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं। हर एक गाड़ी में कम से कम 3 कॉन्सेंट्रेटर्स मिलेंगे, यानी कि हमारी ये जो मोबाइल क्लिनिक होगा वो जब गांव और शहर तक पहुंचेगा तो किसी तरह की परेशानी, अगर किसी को ऑक्सीजन संबंधी, दवाइयों संबंधी, यहाँ तक कि स्टाफ संबंधी भी आ रही है तो हमारी नर्सेस तैयार हैं, हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं। नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब आपको यूपी के इटावा में शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य काफिला लेकर सड़कों पर निकले। गैंगस्टर एक्ट में एसपी नेता जेल में थे। जब वो जेल से बाहर निकले तो समर्थकों के साथ सड़क पर रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का पद और कद दोनों बढ़ा दिया। ममता ने अभिषेक को टीएमसी का महासचिव बनाया है और इस बहाने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है। बंगाल चुनाव में जब ममता के खिलाफ बीजेपी ने दलबल से मोर्चा खोल रखा था, तो ऐसे दौर में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मजबूती से दीदी के साथ खड़े नजर आए। जब एक एक कर टीएमसी के तमाम बड़े नेता पार्टी से नाता तोड़ रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी साए की तरह ममता के साथ खड़े रहे। बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई और इस जीत में अभिषेक बनर्जी की भूमिका बेहद अहम मानी गई। यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की पहली बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी में अभिषेक बनर्जी का कद और पद दोनों बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में पार्टी में कई बड़े बदलाव किए गए और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बनाया गया। इससे पहले अभिषेक तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष थे। अभी पद सयोनी घोष को सौंपा गया है। इसके साथ काकोली घोष दास्तीदार को टीएमसी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में अभिषेक बनर्जी का पद बढ़ाने के साथ ममता बनर्जी ने विरोधियों और टीएमसी छोड़ने वालों को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी सीबीआई की जांच के रडार पर आए थे और जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन भी किया था। बंगाल में चुनावी जीत के बाद भी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव के मुद्दे पर ममता और केंद्र आमने सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह ममता की तस्वीर से पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी में एक और टकराव शुरू हो गया है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत जैसा एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ जनता, इसका नेता
नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे ये पेंडेमिक के खिलाफ अपने लड़ाई जारी रखा है। वो सिर्फ विरोध करने का कारण ये सब बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास जितना वैक्सीन है वो जनता को मुहैया कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, व्हाई कैन द चीफ मिनिस्टर? वो भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनकी पूरा हक है क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट खुद परचेज किए है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप वैक्सीन तो देते नहीं हो, हम मांगते देते नहीं हो एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन, और ऊपर से आप इस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। मुद्दा कोई भी हो, मौका कोई भी हो, ममता बनर्जी बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। और अब अभिषेक बनर्जी को पार्टी में आगे कर उन्होंने अपनी नई चाल भी चल दी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात देश के गांव की, जिनका कोरोना ने बुरा हाल कर रखा है। आज तक देश के गांव की बदहाली के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। आज तक गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहा है। इस बीच गांव में कोरोना के कहर को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान गांव का हुआ है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिस्टम है, जो कि गांव में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज तक ने दिखाई गांव की बदहाल तस्वीर। अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे। आज तक ने दिखाया कैसे गांव में हो रही है कोरोना से लोगों की मौत। मैं नानामऊ घाट पर हूं, आपको यहाँ पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है डेड बॉडीज जो है, लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं। आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहां जहां भी कदम रख रहा हूं वहां मैं सोचकर कदम रख रहा हूं कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। ये कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे डेड बॉडी है। आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ भी आपको एक डेड बॉडी इसके नीचे पड़ी है। आज तक ने दिखाया कैसे बिना टेस्ट और अस्पताल के गांव वाले तोड़ रहे हैं दम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ न तो डॉक्टर हैं न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं। आज तक ने देश के हर राज्य के गांवों में इंतजामों के दावों की पोल खोली। के अमहेड़ा गांव में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अमहेड़ा आदिपुर PSC स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज तक ने शंखनाद किया गांव में जारी बदहाली के खिलाफ। आज तक की बुलंद आवाज के बाद कई राज्यों में प्रशासन की नींद टूटी, कई समस्याओं का अंत हुआ, लेकिन ये लाचारी और सिस्टम की नाकामी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव में कोरोना के जिस दर्द को आज तक ने बुलंद आवाज में उठाया, आज रिपोर्ट भी आज तक के दावों पर मुहर लगा रही है। कैसे कोरोना ने गांव गांव में घुसकर आतंक मचाया, कैसे फेल सिस्टम के आगे गांवों ने सरेंडर किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले महीने देश में 53% नए मामले और 52% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में कहा गया कि मई के पहले 26 दिनों में दुनिया भर में कोविड से हर दूसरा नया मामला और तीसरी मौत भारत में हुई। ये मामले ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे। इसका मतलब है कि उस महीने दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला ग्रामीण भारत से था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में मई के 6 दिनों का जिक्र किया गया जिसमें दुनिया का हर दूसरा केस भारत के गांव से था। सीएससी की रिपोर्ट में गांव की हालातों पर चिंता जताई गई। कोरोना महामारी ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। इसने ग्रामीण भारत में महामारी के चिंताजनक हालात को दिखाया तो शहरी इलाकों में भारत की तैयारियों की दयनीय स्थिति की पोल खोली। मौजूदा हालातों को देखते हुए सीएससी ने अपनी रिपोर्ट में गांव में इंतजामों की कमी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% अधिक डॉक्टरों, 56% अधिक रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है। कोरोना संकट के दौर में आज तक ने गांव-गांव जाकर कोरोना के आतंक की खबरें दिखाई थीं। आज तक ने बताया था कि कैसे गांव में ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। न डॉक्टर्स हैं, न नर्स और न ही स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी इंतजाम। गांव में बढ़ रही मौत का मुद्दा भी आज तक ने उठाया था। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर कहीं गांव में कोरोना जैसे लक्षण से मौत हो रही थी, लेकिन ना तो कोई टेस्ट करने वाला था, ना ही कोई इलाज करने वाला। हमने गांव में नदियों के किनारे बह रहे शवों को लेकर भी आवाज उठाई थी। आखिर कौन है वो लोग जिनके अपनों ने उन्हें नदी में बहा दिया, जो बताते थे कि सरकारी पन्नों में चढ़े आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। आज ये रिपोर्ट आज तक के दांव और खबरों पर मुहर लगाती है। ये बताती है गांव की बदहाली, ये बताती है गांव में कोरोना के कहर की कहानी, ये बताती है गांव में पूरी तरह सिस्टम के फेल हो जाने की कहानी। अब जरूरत है सिस्टम को जागने की, गांव के सिस्टम को सुधारने की, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर तबाही लेकर आई और तीसरी लहर की चेतावनी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। गांव को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये गांव हिंदुस्तान की आत्मा है, जहां करीब 70% आबादी बसती है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है, आखिर देश के गांव क्यों बेहाल हैं? आज तक लगातार इसकी पड़ताल कर रहा है। गांव में बेहाल सिस्टम के खिलाफ हमारा शंखनाद जारी है। इसी कड़ी में आज हम यूपी के 2 जिलों की रिपोर्ट दिखाएंगे, जो बताते हैं कि आखिर गांव में कोरोना ने क्यों कोहराम मचा रखा है। कोरोना का हमला गांव के खस्ता हाल इंतजाम पर है। कोरोना का हमला मर चुके सिस्टम पर है। कोरोना का हमला उन अस्पतालों पर है जो कागजों में चल रहे हैं। क्या उम्मीद रखें गांव वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से? क्या उम्मीद रखें एक बीमार इस अस्पताल से जहां सिर्फ दीवारें हैं, जो चीख चीख कर कह रही हैं, साहब यहां इलाज नहीं होता, हम शर्मिंदा हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हों, पर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उनकी हालत अभी भी बदहाल बनी हुई है। यूं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको जो स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें गोद लेना है, जिससे कि जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। और ये भी क्लेम करती है यूपी सरकार कि थर्ड वेव के लिए तैयार है। पर जो यहाँ पर हम बाराबंकी में आज तक की टीम आई हुई है, बाराबंकी के गाँव में, और ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गाय, ये देखिए आप, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार अंदर से आपको पहले यहाँ पे व्यू दिखाऊं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये घास खाती हुई गाय, और ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो जानवर हैं वो घूमते हैं, आते हैं अक्सर। यूपी के बाराबंकी के पेचरुआ गांव के इस अस्पताल में जानवर नजर आते हैं। शराब की खाली बोतलें नजर आती हैं, टूटी छत दिखती है, बदहाल बाथरूम दिखता है, नहीं दिखते तो डॉक्टर्स, नर्स, इलाज का सामान और मरीज। अब मैं आपको इसके अंदर भी ले चलने की कोशिश करूंगा, इस स्वास्थ्य केंद्र के।
ये देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र की हालत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको यहाँ के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा तो आप अंदर आएंगे और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सब तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पर नशा भी किया जा रहा है। जो ये बियर की बॉटल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वास्थ्य केंद्र है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का, और इसको किस तरह से इसका यूज किया जा रहा है ये शर्मनाक है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नशे के पदार्थ पड़े हुए हैं और ये हालत अपने आप में सवाल उठाती। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जिसकी बात टीम 11 की टीम 9 की बैठकों में होती है। आखिर किस उम्मीद के साथ गांव वाले इस अस्पताल में जाएं? आखिर कैसे कोरोना को हराएं? उन्हें क्या पता कोरोना क्या होता है? टेस्टिंग हो तो पता चले, इलाज हो तो ठीक हो। यहाँ तो सब राम भरोसे है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक बोतल रखी है लिकर की, जो साफ साफ दिखाती है कि जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर आखिर क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार अंदर आके भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाले हैं, मकड़ियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं। और ये देखिए, शायद ये किचन का एरिया बनाने की कोशिश करी गई थी और यहाँ पे शायद सिंक बनना था। और अब मैं आपको यहाँ पर बचरुआ गांव है और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ टॉयलेट की। ये देखिए आप, शायद ये बनाया गया होगा गांव वालों की सुविधा के लिए, पर अब इसके हालात जो हैं वो डराने वाले हैं। यहाँ पर कौन वॉशरूम जा सकता है, ये सवाल है। नल बनाने की कोशिश करी गई पर शायद पूरा बना नहीं पाए ऊपर से, लेकिन ऊपर सीलन, नीचे ये बदहाल अवस्था। ये है बाराबंकी। सर, ये स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा है लगभग 5-6 साल से बना हुआ है, लेकिन आज ये की स्थिति ये है कि आप ही देख ही रहे हैं, यहाँ पे गाय रह रही हैं। जो पालतू गाय है वो तो नहीं, लेकिन जो घुमतू गाँव है गाय हैं जो फालतू इधर उधर घुमा करती, वो आके रात में इसी में रन बसे। कौन है इस हालत के लिए जिम्मेदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।